दोस्तों, हेलो न्यूज वर्ल्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। मनेठी में एम्स के निर्माण के मुद्दे के बाद अब पाली अंडरपास के निर्माण का मुद्दा हरियाणा की मनोहर सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। इन मुद्दों से जुड़ी एक अहम कड़ी से हेलो न्यूज वर्ल्ड ने सीधी बात की। संपादक दिनेश विद्यार्थी के साथ हुई इस बात में आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। 2 मार्च को पाली अंडरपास के लिए एक पैदल मार्च निकाला जाएगा, जबकि 7 मार्च को मनेठी एम्स के मामले पर अगली बैठक होने जा रही है। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं मेरा नाम ओम प्रकाश सैन। वैसे मैं एम्स संघर्ष समिति मनेठी का सेक्रेटरी हूं और फिलहाल अंडरपास संघर्ष समिति पाली का सदस्य हूं। ओम प्रकाश जी, मनेठी एम्स का मामला काफ़ी दिन से चला हुआ है, आपने दाढ़ी क्यों बढ़वाई हुई है? देखो सर, 4 जुलाई 2015 को हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी तो पहली रैली बावड़ में की थी। उसमें मनोहर लाल जी अपने जो सीएम है वो शिरकत करी थी और उन्होंने ऐलान किया था, जैसे भारत सरकार ने कहा था कि प्रत्येक प्रदेश में एक एम्स बनेगा, तो उस समय श्री मनोहर लाल जी ने, जो हमारे सीएम हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि एम्स हरियाणा में 22वां एम्स मनेठी में बनेगा। लेकिन 3 साल तक कोई किसी प्रकार की उस पर प्रक्रिया नहीं हुई, कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई। किसी प्रकार का ऐसा हो गया कि वो बोलकर डंप कर दिया काम। तो क्षेत्र के लोगों को एहसास हुआ कि हम ठगे तो नहीं गए, इसलिए हमने एक एम्स संघर्ष समिति का वो बनाई और 14 अगस्त 2018 को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को एक ज्ञापन सौंपा उप तहसील मनेठी के माध्यम से। और उस समय हमने ये दाढ़ी की, आप जहाँ तक बात पूछ रहे हो कि दाढ़ी क्यों बढ़ाई, तो उसका मैं आपको अब विश्लेषण बताता हूँ। इसलिए बढ़ाई कि एम्स मनेठी में डिक्लेयर करने के बाद सरकार चुप हो गई है, उसको जगाने के लिए हमने एक प्रस्ताव भेजा था और उसी समय हमने एक अपने आप में एक घोषणा की थी, एक शपथ ली थी कि भाई हम जब तक दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, जब तक एम्स मनेठी में, जब तो पहले तो माजरा का कोई वजूद ही नहीं था, माजरा गांव उसमें लाइन में नहीं आया था। मनेठी में एम्स नहीं, शिलान्यास नहीं हो जाएगा, हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। इस कारण से हमने ये दाढ़ी बढ़ाई थी। इसलिए दाढ़ी बढ़ाई थी ताकि मुझे किसी प्रकार से रास्ता इधर उधर ना हो जाऊं। मुझे सोते जागते खाते पीते हमेशा एम्स याद रहे, एम्स याद रहे, एम्स याद रहे। इसलिए मैंने दाढ़ी बढ़ाई की प्रक्रिया। मनेठी एम्स का यहाँ मामला है। हाँ। तो मनेठी एम्स में जैसे जनप्रतिनिधि किसी मामले को सिरे चढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्या देख रहे हैं कि मनेठी एम्स के मामले में जनप्रतिनिधियों की भूमिका कैसी रही? ऐसा है जी, जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की बात आप पूछ रहे, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा उस पर कमेंट्स नहीं करूँगा। लेकिन मैं जब जहाँ तक पहुँचा हूँ, ये राजनीतिक आपस में टकराव था जो एक मुद्दा बन गया और एफएससी की रिपोर्ट अरावली के तौर पर इसको डिक्लेयर करवा दिया और अरावली बन गई और अरावली के कारण ये प्रोजेक्ट वहाँ रुक गया। लेकिन मैं माजरा के किसानों का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि इस क्षेत्र की मांग को, शान को और ज़रूरत को महसूस करते हुए उन्होंने, अपनी सरकार ने ई पोर्टल भूमि खोला था कि भाई मनेठी में तो अरावली हो गया प्रोजेक्ट, अगर और कहीं ज़मीन है तो किसान चाहे तो इस बारे में दे सकते हैं ई पोर्टल को। तो किसानों ने, माजरा के किसानों ने अपनी वो समझते हुए, इज्जत समझते हुए, क्षेत्र की इज्जत समझते हुए, उन्होंने 1 महीना और 13 दिन में 333 एकड़ जमीन ई भूमि पोर्टल पर चढ़ा दी और उन्होंने उस पर यह भी वर्णन किया था कि हम 1 एकड़ का 50 लाख रुपए लेंगे। 50 लाख रुपए क्यों लेंगे, इसका भी मैं आपको खुलासा करना चाहता हूं। क्यों? जैसे ये NH 11 जा रहा है, NH 11 में किसानों की जो जमीन गई थी उसमें लगभग 90 लाख से ऊपर 1 एकड़ का मिला था। नंबर 2, जब ये कॉरिडोर आज से 6 साल पहले गया था तो
जिन किसानों ने ये जमीन चढ़ाई है पोर्टल पर, उन्हीं किसानों की जमीन 40 लाख रुपए 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दी थी। तो ये लोगों ने सोचकर, अगर भाई वहां 90 लाख मिल रहे थे तो 40 लाख से 6 साल में 1.5 गुना तो कम से कम हो जाना चाहिए था, 60 लाख। लेकिन किसानों ने इस क्षेत्र की भलाई के लिए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, लोगों ने अपनी जमीन को प्रति एकड़ के हिसाब से 50 लाख रुपया दे दी, मंजूर करने के लिए उन्होंने दे दी जमीन। सरकार की, अब मैं आपको सरकार की बातें बता रहा हूं। 12 फरवरी को सीएम साहब 2020 को सीएम साहब रेवाड़ी में आ रहे थे, तो 11 तारीख को हमने कोशिश करके, जैसा भी सीएम साहब से हम एम्स संघर्ष समिति का शिष्टमंडल 3 आदमी मिले थे, श्री शोताज सिंह अध्यक्ष, मैं और कर्नल श्री राजेंद्र सिंह जी मिले थे। उस समय हमने मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करी थी, ये क्षेत्र किसानों के प्रति समर्पित है, इसलिए इसको 50 लाख रुपया देने की पेशकश करी थी हमने। तो उन्होंने हंसकर ये भी कहा था, अगर भाई तुम तो अंगुली पकड़ के पोंचा पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। 2-3 शर्तें रखी थी हमने। नंबर 1, जिन किसानों की जमीन एम्स में जाएगी उसमें हमें 1 एकड़ पर 400 गज उसमें एससीओ चाहिए। बोलो जी दे दिया जाएगा, उन्होंने मंजूर कर लिया। क्यों? खर्चा आपका होगा, जो एससीओ देंगे उसमें डेवलपमेंट चार्ज होगा, कैसा भी होगा, और जो जमीन जिस प्रकार से खर्चे पाएगी वो आपको, हमने मान लिया, अगर हम देने के लिए तैयार हैं। नंबर 2, किसानों के कुएं कनेक्शन लगे हुए हैं, उनका ट्रांसफर भी कहीं और करोगे तो उनको मिल जाना चाहिए। 2 कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन हमें लगाई थी कि भाई हमें 50 लाख रुपए पर एकड़ चाहिए। जब उन्होंने कहा था भाई तुम तो, आप लोग तो आंगली पकड़ के पोंचा पकड़ रहे हंसकर, तो हमने सोचा मुख्यमंत्री साहब हंस ही रहे हैं तो शायद हमारी बात पर वो रजामंद हो जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूं सीएम साहब ने इस क्षेत्र के लिए अड़ियलपन रुख अपना रखा है। अगर ये क्षेत्र उत्तरी भारत में, उत्तरी हरियाणा में होता तो आज तक ये दोनों ही काम, एम्स मनेठी और ये अंडरपास पाली बन चुका होता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। और हमने, आज मैं कहता हूं, आज से पहले कभी नहीं कहा कि हरियाणा सरकार इस क्षेत्र की बदौलत आज अपने पद पर शोभित है। मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार इस क्षेत्र के कारण अपने उस पर पद पर निर्भर। यदि ओम प्रकाश जी जनप्रतिनिधियों की बात की जाए, जनप्रतिनिधि इस जो जनहित की मांगे हैं उनको पूरा कराने के लिए कितना कारगर साबित हो रहे हैं, कितनी मददगार साबित हो रहे हैं आपके? हमें महसूस हो रहा है कि भाई जो उनको वो करना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, वो ईमानदारी से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम बात करें आपकी दाढ़ी की, तो आपने प्रण लिया है कि ये जो जब शिलान्यास हो जाएगा तो आप इसको पूर्णतः उतरवा देंगे। हाँ, उतरवा देंगे। हाँ। तो ये आपका प्रण जो है वो एम्स के उद्घाटन तक रहेगा या जो शिलान्यास तक रहेगा, कैसे क्या? शिलान्यास तक रहेगा ये, ठीक है। और ये भी कहते हैं हम, ये भी हम प्रण ले रखा है कि भाई जो इस अभी फिलहाल कहीं कहीं गांवों की वो जो चर्चा आ रही है ना, उसके बारे में भी मैं बात करता हूं, स्पष्ट कहना चाहता हूं। यदि एम्स मनेठी और माजरा के अलावा कहीं बनेगा तो मैं पूरा जिंदगी इस डाडी को नहीं कटवाऊंगा, जब तक मैं मरूंगा इतने अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। और इन बीजेपी सरकार को ऐलानिया कहता हूं, अगर ये डाडी पर किसी प्रकार की आंच आई तो सरकार पर आंच आएगी, ये मेरी गारंटी है। ओम प्रकाश जी, यदि जनहित की मांगे देखी जाए, चाहे पाली कोई हो, चाहे मनेठी की हो, चाहे बिशनपुर में मनेठी का एम्स बनाने की हो, चाहे माजरा में बनाने की हो, मतलब दक्षिण हरियाणा के लोगों के साथ में एसवाईएल का मुद्दा हो, तो आखिर क्यों मतलब उपेक्षाएं क्यों होती है मांगों को सिरे चढ़ाने में? क्या मानते हैं? ऐसा है जी, हम तो ये मानते हैं कि हमारा जो नेतृत्व है ना वो कमजोर साबित हो रहा है। शायद क्यों हो रहा है ये हमें नहीं पता। हम उनको सराखों पर बैठाते हैं लेकिन फिर हमारी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या बात है?
ये तो उनको सोचने की बात है ना। ये तो जब एक बात आते आदमी, जब हमारे पास हमें ढूंढ लिया जाता है, हम कहीं भी चले जाएं फिर भी हमें ढूंढ लिया जाता है कि भाई कहाँ है वो। लेकिन अब हम इस समस्या में हैं, तो उनको भी हमारे पास आकर हमें हमारे सांत्वना देने चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। पाली यदि अंडरपास की बात की जाए तो यहाँ मंत्री जो है सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी आए हैं, एडीओ साहब भी ओम प्रकाश जी भी आए हैं, और राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी लोग मिले हैं, शिष्टमंडल मिले हैं। मनेठी एम्स के मामले को भी लेकर बात उन तक पहुँची है। क्या उनकी तरफ से कोई ठोस आश्वासन या उनकी तरफ से सरकार की कोई नुमाइंदगी या कोई विशेष मुख्यमंत्री से बात या राज्यपाल तक ये कोई देखो, इस प्रकार की कोई हमें सूचना नहीं है, वो ऊपर क्या कर रहे हैं हमें किस प्रकार की, लेकिन धरातल पर केवल आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला है। और वो भी ये नहीं मिला कि भाई बिल्कुल ठोस, अगर भाई ये काम इस दिन हो जाएगा। सरकार कहती है कि भाजपा कहती है विशेष तौर पर कि सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस कहती है कि हम जनहितैषी हैं, इनेलो कहती है हम जनहितैषी हैं, और जसपा कहती है कि हम जनहितैषी। जज्बा की बात सुन लो जी, जज्बा की तो सुनो एक मिनट। हाँ, बीच में मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जज्बा की बात, जब जज्बा खड़ी हुई थी उस समय माननीय डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी मनेठी एम्स के धरने पर आए थे और उन्होंने स्वयं कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो एम्स हम मनेठी में बनाएंगे। लेकिन आज 1.5 साल का अरसा बीत चुका है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री डिप्टी साहब का केवल एक बार रेवाड़ी में थोड़ा सा बयान आया था, उसके अलावा उन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। हम उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। देखिए, यदि बात की जाए भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जजपा की हो, तो जैसे जनहित के जो मुद्दे हैं उनकी लगातार उपेक्षा होती है, तो क्या चुनाव के दिन में इन मुद्दों का राजनीति में, चुनाव पर, मतदान के प्रतिशत पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, ये तो समय बताएगा, अभी बहुत टाइम है। अब तो देखो एक बात है, जो सरकार अपने उसमें रहती है ना, सरकार में रहती है, जब कुछ और भावनाएं रहती हैं और जब पद से हट जाते हैं तो उनको, लोगों को अपनी वो सुविधाएं याद आ जाती हैं, फिर वो लोगों को दिल में बैठाने की कोशिश करते हैं, सर पर बैठाने की कोशिश करते हैं, और जब सरकार में आ जाते हैं तो उन लोगों को भूल जाते हैं। ये हमारे दुर्भाग्य की बात है, इस क्षेत्र के दुर्भाग्य की बात है। सैन साहब, यदि धरने की बात की जाए तो हाँ। विरोध सरकार का एक तरफ से आप कर रहे हैं बैठ के, और दूसरी चीज़ देखी जाए तो सरकार के विपक्ष में जो विरोधी दल हैं वो भी अपनी बात रखते हैं। तो क्या रेवाड़ी में या बावल क्षेत्र में जो विपक्ष में जो नेता है, क्या वो भी आपके धरने में कभी आए हैं समर्थन देने, या कि आपकी जनता की बात सुनने के लिए कभी आए हैं? ऐसा है जी, एक दिन रेवाड़ी से जो पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा सरकार कैप्टन अजय सिंह यादव जी आए थे, उन्होंने भी केवल यही कहा था भाई हम अपनी वो आपकी जो आवाज़ है, मैं अपने पुत्र श्री चिरंजीव राव जो विधायक है उनसे अपने उसमें उठवाऊंगा। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी बात है विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया था, हमने उनको ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई हमें। कितने दिन हो गए उस बात को? हो गए होंगे शायद 1 महीना के लगभग तो हो ही गए। तरफ से किन किन राजनेताओं को, मंत्रियों को या विधायकों को हमने सबसे पहले तो रेल मंत्री भारत सरकार को, परिवहन मंत्री, सड़क और परिवहन मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा था उपायुक्त महोदय के माध्यम से। उसके बाद रेलवे में जो अपना DRM और GM को यहाँ से UPC करी है, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा अपने बावड़ के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी को ज्ञापन सौंप दिया। ओम प्रकाश जी ADO नारनौल विधायक और मंत्री हरियाणा सरकार को, उनको ज्ञापन दिया है। और एक रेलवे के सलाहकार समिति के अध्यक्ष, वो समिति के सदस्य हैं वीर कुमार जी, श्री वीर कुमार जी, उनको भी हमने एक ज्ञापन सौंपा है। इस प्रकार हमने सभी को, लगभग जिनको जाना चाहिए था उनको ज्ञापन सौंप चुके हैं। अब राव इंद्रजीत सिंह को भी हमने ज्ञापन सौंप दिया। इसके बाद इतना कवायद होने के बावजूद भी
पाली अंडरपास और मनेठी एम्स का जो मामला है वो नहीं सुलझ पा रहा है, तो सरकार की कमी मान रहे हैं या जनता की ओर से प्रयास में कमी मान रहे हैं, क्या कहें? देखो जी, जनता के प्रयास में तो दोनों ही कामों में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, 12 फरवरी 2019 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर रैली में मणिठी के लोगों को साधुवाद दिया था। अब भाई इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया और उन्होंने कहा था कि मैं मणिठी के साथियों को साधुवाद देता हूं। तो मतलब क्षेत्र के लोगों की संघर्ष में या अपनी मांग को मनवाने में कोई कमी नहीं है। आप क्या मानते हैं कि कब तक सरकार इन मांगों को पूरा कर लेगी या ये मुद्दे हैं ये सिरे चढ़ जाएंगे? ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। हमारा काम है अपना संघर्ष करना और संघर्ष पर बने रहेंगे। जब तक ये नहीं सिरे चढ़ेगा जब तक हम संघर्षरत रहेंगे। आज हमारी माँ बहन बेटियां, और उसमें भी ऐसा ही था, माँ बहन बेटियां 9 साल से और 85 साल की महिलाएं, वृद्ध महिलाएं और बुजुर्गों ने उसमें भूख हड़ताल पर भी बैठे थे और हमेशा से हड़ताल 127 दिन तक लगातार धरने में शामिल हुए थे। ये संघर्ष, हमारी कमी संघर्ष में तो कोई कमी नहीं थी। और यहाँ भी इसी प्रकार से कम लगभग हर दिन 50 महिलाएं अपना काम करके आती हैं और काम करने के बाद यहाँ उपस्थित होकर 4 घंटे यहाँ रहती हैं और फिर जाकर काम करती हैं। ये संघर्ष नहीं है तो और क्या है? ये त्याग नहीं है तो और क्या है? बताओ, इसमें हमारी क्या कमी है? हम तो यही कर सकते हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए हम तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते, अहिंसक कार्रवाई नहीं करते। इसलिए मैं समझता हूँ शायद सरकार ये सोचती होगी कि ये दुर्बल हैं, ये कमज़ोर हैं, इनकी भावनाओं का गलत फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमें कमज़ोर और निर्बल ना समझे। अगर हमें हमारी इन दोनों मांगों में किसी प्रकार की भी कोई कमी महसूस होगी तो हम अपने आप को समर्पित भाव से इसमें अपने आप का झोंक देंगे। अब ये जो दोनों मुद्दे चल रहे हैं, इनको सरकार से मनवाने के लिए आगामी भविष्य में क्या रणनीति बनाई जा रही है? कोई विशेष रणनीति? ऐसा है जी, अंडरपास पाली के लिए तो हमने 2 मार्च को यहाँ से अंडरपास पाली बस स्टैंड से संघर्ष समिति का कार्यालय वहां से चलकर 9 बजे और जिला सचिवालय रेवाड़ी में पहुंचेंगे और पैदल यात्रा करेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती तो अगला कदम हम सब मिल बैठकर बनाएंगे। 7 मार्च का हर महीने पहला इतवार को, हर महीने की पहले इतवार को होती है, अब 7 मार्च की है। हम इस पर भी अगली कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे, मजबूरीवश करना पड़ेगा हमें। आप देख रहे हैं YouTube पर हमारा न्यूज़ चैनल हेलो न्यूज़ वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।